अगर हम ट्यूशन फीस को कंसिडर करके रखें तो बेस्ट है, क्योंकि आपकी वहाँ कोई फीस नहीं लगती, वो फ्री। तो आपने एक बार सोच लिया कि आपको स्टडी अब्रॉड क्यों करना है, तो अब इसके बाद आपको सोचना है कि आपको किस कंट्री जाना है, आपको कहाँ पे जाना है। स्टडी अब्रॉड के लिए बेसिक के अंदर जॉब ढूंढनी है, और फिर अपना अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी का जुगाड़ करना है तो वो सब जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके वो लेना है तो रुक पाओगे, उसके बाद नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा। जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग अब्रॉड। और कैसे हैं आप सब। तो आज है मेरा डे 7 इन एडिलेड, और तो मैंने सोचा अब जो मैंने सीरीज़ बनाई थी, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें कि वाई यू हैव टू चूज स्टडी अब्रॉड। इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें कि मैं स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड, वाई, वेयर और फिर हाउ, बेसिकली इन 3 क्वेश्चंस का आंसर हुआ इसमें। तो वाई मैंने आपको बताया था कि क्यों करना चाहिए। अब इसके बात करते हैं कि वेयर। जब आपने एक बार सोच लिया कि आपको स्टडी अब्रॉड क्यों करना है, तो अब इसके बाद आपको सोचना है कि आपको किस कंट्री जाना है, आपको कहाँ पे जाना है। स्टडी अब्रॉड के लिए बेसिकली काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस हैं, बट जो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आती हैं वो 5 डेस्टिनेशंस हैं, विच starts from USA, United States of America, UK, United Kingdom, Germany, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ये पांच ऐसी मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स या एशियन स्टूडेंट्स जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज 5 कंट्रीज़। इसके अलावा भी कंट्रीज़ हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन थिंग कि आपको कहाँ। जैसे अगर आपको एनिमेशन की पढ़ाई करनी है तो इट इज़ लाइक गुड कि अगर आप जापान जाते हो तो एनिमेशन का वहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स के हिसाब से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, बट मेजरली ये 5 कंट्रीज़ हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है इन 5 कंट्रीज़ में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप देख के उनके बारे में पता करके अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है। तो सो गाइस, सबसे पहले हम सीक्वेंसिंग में बात कर लेंगे। तो हम बेसिकली 4 फैक्टर्स पे बात करेंगे। फर्स्ट इज ट्यूशन फीस, कि कौन से जगह की कितनी ट्यूशन फीस है। फिर बात करेंगे लिविंग कॉस्ट के ऊपर कि कहाँ की हमें लिविंग कॉस्ट कितनी पड़ जाती है। फिर बात करेंगे जॉब्स और टीआर के ऊपर कि मतलब कितना ज़्यादा आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। और चौथी चीज़ पे बात करेंगे कि कल्चरल एस्पेक्ट क्या रहता है उस एरिया का। मतलब आप ऑब्वियसली अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको वहाँ के कल्चर से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो उसमें क्या लैंग्वेज रहता है, कैसा कल्चर है, इन सब बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 5 में डिफ्रेंसिएशन। सबसे पहला जर्मनी में सबसे पहले पे बात करते हैं हम ट्यूशन फीस। तो आप सबको पता है कि जर्मनी में ट्यूशन फीस कम है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट 4 ऑफ द कंट्रीज़। जर्मनी में 2 तरीके की यूनिवर्सिटी होती है, एक होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा आपकी फील्ड में ज़्यादा अच्छा है, तो मिलने के चांसेस भी हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। तो बेस्ट है अगर हम ट्यूशन फीस को कंसिडर करके रखें तो बेस्ट है, क्योंकि आपकी को वहाँ कोई फीस नहीं लगती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरा है आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो होती है वो कम होती है, लो होती है। तो ये कर लिया हमने जर्मनी की ट्यूशन फीस की बात। इसके बाद करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की बात। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया में जनरली 2 साल की मास्टर्स होती है, वही 3 या 4 साल की बैचलर्स होती है। तो अगर आप ट्यूशन फीस के मुकाबले में देखो, ऑस्ट्रेलिया में ट्यूशन फीस हाई है। आपको $20,000 से $40,000 डिपेंड ऑन योर $50,000 के आसपास आपको ट्यूशन फीस लगेगी 1 साल की। डिपेंड ऑन योर कोर्स, डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज फीस वेरी करती है, कोर्स वाइज भी फीस वेरी करती है। बट हाँ, ऑब्वियसली महंगा है, ट्यूशन फीस महंगा है। देन बात कर लेते हैं कनाडा की बात करूँ अगर मैं, तो कैनेडियन डॉलर में $15,000 से $30,000 के आसपास जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है। और कनाडा में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थोड़ी सी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई कर सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर वो मतलब अगर वो थोड़ा सा चीप है तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उसके अगर आपकी प्रोफाइल आपको लगता है कि केपेबल है उसके लिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर कनाडा। देन बात करते हैं यूके की। तो गाइज यूके में 10,000 पाउंड से 30,000 पाउंड तक लगता है एक साल का, जो एवरेज है। तो यूके भी महंगा कहूँगी मैं, क्योंकि 10,000 पाउंड से 30,000 पाउंड के बीच में यहाँ भी करता है कोर्स और वेरी करता है यूनिवर्सिटी पे। देन बात कर लेते हैं यूएसए की। तो यूएसए वन ऑफ द लाइक कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। $20,000 से $40,000 के आसपास आपको एक साल की फ़ीस पड़ेगी यूएसए में। तो अगर मैं ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ तो ट्यूशन फ़ीस के हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि जर्मनी, अगर आपको चीप रेंज में जाना है तो जर्मनी इज़ द बेस्ट। उसके बाद अगर आपको डिपेंड करता है, जैसे कि अब यूएस में इंजीनियरिंग, बिजनेस, इन सब का ज़्यादा स्कोप है, जर्मनी में ऑटोमोबाइल्स का ज़्यादा स्कोप है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में जाना है और उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी होगी फिर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्यूशन फीस। मोटा मोटा मैंने कवर कर दिया पांचों कंट्रीज़ का। इसके बाद बात करते हैं लिविंग कॉस्ट के ऊपर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट लिविंग कॉस्ट की। तो लिविंग कॉस्ट का क्या सीन रहता है? अगर मैं बात करूँ जर्मनी के लिविंग कॉस्ट की, तो जर्मनी में जैसे कि कुछ हैं, बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, इन सब जगहों पे जो आपका लिविंग कॉस्ट है ये ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और अगर आप यहीं सबर्ब्स में चले जाओगे, टाउन्स में चले जाओगे, तो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम होगी। तो जो मैं एवरेज लिविंग कॉस्ट जो जर्मनी में मतलब मैंने देखा है और बच्चों से पूछा भी है और पता किया है, तो उस हिसाब से जो पड़ता है वो आपको 850 यूरो से लेकर के 1200 यूरो तक का एक मंथ का लगेगा। तो 850 से 1200 यूरो के आसपास लगेगा। इसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करती हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया तो मैं खुद रह रही हूँ, तो यहाँ पे भी लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लाइक सिटी लाइक सिडनी, सिटी लाइक मेलबर्न, इन सिटीज़ का लिविंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टाउन्स, सबर्ब्स। तो यस, यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट आपको पड़ेगा वो ऑलमोस्ट $1,000 से $1,500, $2,000-$1,500 के आसपास एवरेज पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा मतलब लिविंग कॉस्ट तो हर कंट्री का, हर यूरोपियन कंट्रीज़ का कॉस्टली है। एक्चुअली हर वेस्टर्न कंट्री का लिविंग कॉस्ट तो ज़्यादा ही है गाइस। तो लिविंग कॉस्ट का एक बार आपको एवरेज बता रही हूँ, जिससे कि आपको एवरेज लग जाएगा कि आपका एक्चुअली कितना खर्चा होने वाला है। देन मैं बात करूँ अगर कनाडा की, तो कनाडा में आपको 1,000 कैनेडियन डॉलर से 1,500 कैनेडियन डॉलर में पड़ेगा। और यही आप अगर वैनकूवर या फिर टोरंटो जैसे शहर में जाते हो, ओंटारियो, टोरंटो, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि सिटीज़ जो ये मेजर सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, इनमें तो है ही महंगा बहुत ज़्यादा, हर चीज़ लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देन अगर मैं बात करूँ यूके की, तो आपको 1,000 पाउंड से लेकर के 1,500 पाउंड के आसपास का खर्चा पड़ेगा। फिर मैं अगर बात करूँ यूएस की, तो वहाँ भी आपको 1,000 यूएसडी से 2,000 यूएसडी के आसपास का लिविंग कॉस्ट पड़ेगा। ये सब मैंने आपको एक महीने की फिगर बताई है। तो ठीक है, जनरली आप जब जाते हो इन सब कंट्रीज़ में, तो आप पार्ट टाइम जॉब करके ये सब निकाल भी लेते हो, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना एक्चुअली हर महीने लग सकता है, क्योंकि इनिशियली 2-3 महीने के लिए आपको फंड्स यहाँ से अपनी कंट्री से लेके आने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जॉब लगने में टाइम लगता है। वो सब चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी होंगी जब आप इनिशियली आओगे। तो ये रहता है कुछ स्टार्टिंग का, ये रहता है कुछ आपका लिविंग कॉस्ट का सिनारियो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ जॉब। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे पढ़ने तो आते हैं, बट पढ़ने के बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा राइट होता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं कि हमें जो बाद में टाइम मिलेगा, क्योंकि जब आप स्टूडेंट हो तो आपके पास कैपिंग होती है हर देश में। कहीं आप 20 आवर्स काम कर सकते हो, कहीं आप 24 आवर्स काम कर सकते हो। बट जब एक अपने स्टूडेंट पैटर्न से निकलते हो तो आपको मिल जाते हैं फुल टाइम वर्किंग राइट्स। तो उस टाइम पे आपके पास जितना लंबा टीआर होगा उतना ज़्यादा आप काम कर पाओगे। अगर आप उस बीच में पीआर के लिए अप्लाई कर पाए या पीआर ले पाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपको वापस जाना पड़ता है। तो इस केस में जो टीआर का टाइम होता है, इस पर्सपेक्टिव को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो जर्मनी में जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, आपको 18 मंथ्स मिलते हैं। 18 मंथ्स के अंदर आपको कोई ना कोई जॉब सिक्योर करनी होगी। और अगर आपने एक जॉब सिक्योर कर ली तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, सिटी रजिस्ट्रेशन करके होता है, वहाँ जाना होता है और वहाँ पे जाके इनरोल कर लेना होता है, बता देना होता है उनको कि मैं इस जगह जॉब कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप कर सकते हो जब तक आपको जॉब करना है। तो जनरली आपको 18 मंथ्स मिलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में जॉब ढूंढने के, और फिर उस जॉब
ढूंढने के, बेसिकली आप ये कह सकते हो। देन हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया में जनरली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको डिपेंड करता है 3 से 4 साल मिलते हैं। अगर आप रीजनल में रहते हो तो 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप बेसिकली ये मान लो कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो 3 से 4 साल का है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा में भी सेम चीज़ है, 1 साल से 3 साल तक का आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। देन हम बात कर लेते हैं यूके की। तो यूके में 2 साल का है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, राइट। तो आपको 2 साल के अंदर जॉब ढूंढनी है और फिर अपना, अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी का जुगाड़ बन रहा है तो वो सब जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके वो लेना है तो रुक पाओगे, उसके बाद नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा। देन हम बात कर लेते हैं यूएसए की। तो यूएसए में जनरली ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओपीटी के तहत आपको 3 साल का स्टेम वीज़ा करके होता है, वो लग जाता है तो आप वहाँ रह सकते हो। तो जनरली ये था आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसी जॉब पर्सपेक्टिव में कि कौन सी कंट्री में किस फील्ड में ज़्यादा शॉर्टेज है और वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, ताकि आप जॉब सिक्योर कर पाओ जल्दी से जल्दी और जो भी पीआर का प्रोसेस है उसको फॉलो कर पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी में जर्मनी की इकोनॉमी सबको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंजीनियरिंग, आईटी, साइंस, इन 3 की जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंजीनियरिंग, आईटी और साइंस। तो अगर आप इन तीनों फील्ड से हो तो बेस्ट रहेगा कि अगर आप ट्राई करो आपको जर्मनी में मिल जाए, क्योंकि और भी प्रोज हैं जर्मनी के जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर सर्विसेज, इंजीनियरिंग, आईटी सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा में आईटी सर्विसेज, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग, चारों ही डिमांड में है। देन हम बात कर लेते हैं यूके की। वहाँ पे फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, ये तीनों बहुत ज़्यादा डिमांड में है। देन हम बात कर लेते हैं यूएसए की। तो यूएसए में टेक, बिजनेस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ये चारों बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आईटी और इंजीनियरिंग ये हर कंट्री में डिमांड में है। तो अगर आप इन फील्ड से हो तो अपना डिसीजन ले लो, बाकी फैक्टर्स के हिसाब से आप डिमांडिंग तो हर जगह आएगी, मतलब आईटी एंड इंजीनियरिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चरल एस्पेक्ट के लिए अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होने चाहिए, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो मेक श्योर अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो कम से कम नहीं तो B1 लेवल तक की जर्मन सीख के जाओ, A1 A2 करके जाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश में बात करते हैं सब, ऑजी, थोड़ा सा ऑजी एक्सेंट आता है, बट वो आपको ग्रेजुअली जब आप यहाँ रहोगे तो 2 साल रहोगे तो ग्रेजुअली आपको समझ आने लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा में एक वेल स्टैब्लिश्ड इंडियन कम्युनिटी पहले से है, सबको पता है। तो कनाडा में भी इंग्लिश स्पीकिंग ही है, बट कनाडा फील्स लाइक इंडिया, आपको घर जैसी फीलिंग ही आने वाली है कनाडा से। देन हम बात कर लेते हैं यूके की। तो यूके में भी इंग्लिश आप सबको पता है, एंड यूएसए में भी इवन इंग्लिश में ही होता है सब कुछ। तो येस, बेसिकली बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, और जर्मनी अगर आप ऑप्ट करते हो तो जर्मन लैंग्वेज, आपको बेसिक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी जर्मन लैंग्वेज में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ वेदर की, तो वेदर का आप सबको पता होगा कि यूरोप में ठंड होती है तो जर्मनी में ठंड है। ऑस्ट्रेलिया में एशिया से वाइसा वर्सा रहता है मौसम, जैसे अगर इंडिया में गर्मी है तो यहाँ ठंड होगी, यहाँ ठंड है तो वहाँ गर्मी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत अच्छा वेदर है, मैं खुद रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का वेदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूएसए। ठंड रहती है, जब ठंड नहीं रहती तो गर्मियाँ रहती है जनरली। यूके का वेदर हार्श होता है ठंड में काफ़ी ज़्यादा, एंड इवन कनाडा के बारे में तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्श कोल्ड होती है वहाँ पे। तो ठीक है, मिला जुला के वेदर अगर आपके लिए, जैसे मेरे लिए वेदर मैटर करता था, तो अगर आपके लिए वेदर भी मैटर करता है तो आप डिसीजन ले सकते हो अपना वेदर के हिसाब से भी, और बाकी सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए आप एक बार सोच सकते हो कि आपको किस कंट्री ऑप्ट करना है, और सारे फैक्टर्स देख लेना, अपनी और रिसर्च कर लेना, और उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। तो गाइज, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो कल आएगी, वो वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। उसमें मैं कंट्री वाइज आपको, जैसे कि वो मैं कंट्री वाइज वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं स्पेसिफिकली कुछ ऐसे चीप कॉलेजेस
जिसमें आप ट्राई कर सकते हो चीप कॉलेजेस और कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में भी। मतलब बेसिकली मैं आपको एक टॉप यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड इवन ऑन द पर्सपेक्टिव कि चीप भी हैं वो या नहीं है, स्पेसिफिकली मैं कोशिश करूँगी एक ऑन एंड ऑन वीडियो बनाने की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आई रिक्वेस्ट यू। ये मेहनत तभी दिखेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।